दोस्तों आज की जो मूवी है उसका नाम स्टेलर्स है। दोस्तों हमें मूवी में मार्स प्लेनेट को दिखाया गया है जहाँ अब इंसान रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची है। पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है और जो लोग बच गए वो मार्स प्लेनेट पर आ गए। लेकिन यहाँ भी इंसानों ने अपने लालच के लिए इस ग्रह को भी तबाह कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ भी अब कुछ लोग ही बचे हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों हमें कहानी की शुरुआत में मार्स पर एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि मार्स पर एक आउटपोस्ट में रहते हैं, जिसमें 3 लोग होते हैं, रेजा की वाइफ एल्सा और उनकी बेटी रेमी। ये यहाँ पहाड़ों के बीच एक बंजर इलाके में रहते हैं। यह इनके अलावा और कोई इंसान नहीं रहता। अब रेमी एक दिन अपने डैड को ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसके डैड हर रोज बाहर जाकर दूसरे लोगों से यहाँ की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन है। लेकिन जो रेमी है वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है, वो बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे ऐसा नहीं करने देते। अब एक सुबह जब रेमी उठती है तो वो देखती है कि उनके गिलास पे किसी ने लीव लिख दिया है। तभी वहाँ एल्सा आती है और ये देखकर वो रेमी के डैड को बुलाती है। रेमी के डैड ये देखकर अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बाहर जरूर कोई इंसान आ गए हैं। इसके बाद रेमी के डैड बाहर देखते, लेकिन उन्हें बाहर कोई भी नहीं दिखता और यहाँ रेमी को लगता है कि बाहर कोई नहीं है, इसीलिए वो बिना अपने मॉम डैड को बताए रोज की तरह अपने पेट के पास जाने लगती है। तभी एल्सा उसे देख लेती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। जब रेमी वापस आने लगती है तभी वो देखती है कि 2 लोग रेमी की तरफ भाग कर आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो रेमी तक पहुंचते उससे पहले ही रेमी के डैड उनमें से एक को गोली मार देते और दूसरे को एल्सा चाकू से मार देती है। लेकिन यह इनके साथ एक और साथी होता है जो कि इनसे थोड़ी दूरी पर होता है, जिसके पास भी गन होती है और वो इन पर लगातार फायर कर रहा होता है। लेकिन रेमी के डैड उस आदमी के पैर पर भी गोली मार देते। इसके बाद वो अंदर आते हैं और कुछ बुलेट लेते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक तुम बाहर मत आना। एल्सा अपने पूरे घर को अच्छे से लॉक कर देती है और ऐसे ही रात हो जाती है। लेकिन रेमी के डैड अभी तक वापस नहीं आए होते हैं और अब सुबह हो जाती है। तभी एल्सा बाहर चेक करने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। इस आदमी का नाम जेरी होता है और वो कहता है कि ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये जगह मेरे मॉम डैड की है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक बंजर इलाके के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के लिए मेरी बात माननी होगी और मुझे कोई नुकसान पहुंचाए बिना तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन एल्सा रेमी को लेकर बाहर भाग जाती है और एक जगह पर छुप जाती है और वो जेरी के बाहर आने का वेट करने लगती है। और जैसे ही जेरी बाहर आता है वो घर के अंदर जाकर एक चाकू उठा लेती है और छिपकर जेरी का इंतजार करने लगती है। लेकिन जेरी जब वापस आता है तो उसे पहले से ही पता चल जाता है कि अंदर एल्सा है। जब वो अंदर जाता है तभी एल्सा उस पर हमला कर देती है। जेरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल्सा उसके पैर में चाकू मार देती है। लेकिन जेरी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम 30 दिन का समय दो, अगर तुम्हें 30 दिनों में भी मेरे ऊपर यकीन ना आए तो मैं इस आउटपोस्ट को छोड़कर चला जाऊंगा, और अगर उस समय तुम चाहो तो मुझे मार भी सकती हो। एल्सा मान जाती है और वो उससे अपने पति को दफनाने के लिए कहती है। इसके बाद वो अपने पति को दफना देती है। इसके बाद दिन बीतने लगते हैं और एक दिन जब एल्सा और रेमी जब अपने बगीचे में होते हैं तभी वहाँ रेमी जेरी को देखती है। तभी उसे जेरी के ऊपर शक होता है, इसीलिए वो रूम के ऊपर जाकर मिरर से जेरी को देखने लगती है। वहाँ वो देखती है कि जेरी अपने हथियारों को छिपा रहा होता है। इसके बाद रेमी छिपके उसके सामान को चेक करती है। उसे वहाँ एक ऑक्सीजन मास्क मिलता है और वहाँ उसे एक स्केच भी मिलता है जो कि उस लड़की को होता है जिसे एल्सा ने मारा था। एक दिन एल्सा जेरी के सामान में से एक बॉक्स निकालती है और जैसे ही वो उस बॉक्स को नीचे रखती है वो बॉक्स अपने आप चलने लगता है, क्योंकि वो एक रोबोट होता है। बाहर रेमी इस रोबोट को देख लेती है। रोबोट रेमी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसका नाम स्टीव रख देती है। अब उसी रात एल्सा जेरी से कहती है कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को नहीं मारा है, बल्कि जब वो यहाँ आए थे तब पहले से ही तुम्हारी मॉम मरी हुई थी, लेकिन तुम्हारे डैड जिंदा थे और उन्होंने ही हमें यहाँ रहने के लिए मदद की थी। और जब एक दिन तुम्हारे डैड को पता चला कि हम पृथ्वी से आए हैं तो तुम्हारे डैड ने हमारे ऊपर गन तान दी और अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए हमें तुम्हारे डैड को मारना पड़ा। लेकिन जेरी को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और अब यहाँ
यहाँ धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। वहीं एक दिन एल्सा अपने गार्डन में होती है और अब यहाँ एल्सा और जेरी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। ये रेमी विंडो से देख लेती है जिससे उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए रेमी अपने मॉम को बिना बताए यहाँ से जाने लगती है। तभी स्टीव उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रेमी उसे वापस जाने को कहती है। अब रेमी इन पहाड़ों से आगे बढ़ती है और तभी उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट दीवार आ जाती है जिसने इस पूरी जगह को कवर कर रखा है और इसीलिए वो यहाँ पर सांस ले पा रहे होते हैं और रेमी इसके आर पार नहीं जा सकती, जिससे रेमी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी रेमी को एक गुफा दिखाई देती है और वो जल्दी से उस गुफा के अंदर जाने लगती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन उस गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे आगे बढ़ती है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा होता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जेरी यहाँ आता है और उसे वापस आउटपोस्ट पर ले आता है और जब उसे होश आता है वो खुद को अपने कमरे में देखती है और जब वो बाहर आती है तो उसे जेरी मिलता है। जेरी उससे कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है पहाड़ और बंजर इलाके के अलावा और ना ही वहाँ कोई इंसान है। एक रात जेरी अपने पास रखे सारे सामान को और ऑक्सीजन मास्क को जला देता है, यानी अब वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा। और अब रेमी अपने मोम से नाराज है क्योंकि उसे अपनी मोम और जेरी के बारे में पता है। तभी रेमी की मोम कहती है कि वो उसके डैड से बहुत प्यार करती है, लेकिन अब यहाँ हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम अब इस बात को नहीं समझ पाओगी, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझोगी। अगले दिन जेरी गिटार बजा रहा होता है, तभी वहाँ एल्सा और रेमी आते हैं। जेरी एल्सा को गिटार बजाने के लिए देता है, जिसके बाद एल्सा गिटार बजाने लगती है और एल्सा यहाँ वही म्यूजिक बजाती है जो रेमी के डैड उसके लिए बजाया करते थे। और ये म्यूजिक सुनने के बाद रेमी रोने लगती है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ जाती है और वो यहाँ से भागकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। तभी एल्सा उसके पीछे आती है। वो रेमी से डोर ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन रेमी उससे कहती है कि वो उससे नफरत करती है, वो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर एल्सा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ जेरी एल्सा के पास आता है और उसे एक गन देता है और कहता है कि आज 30वां दिन है, और ये कहकर वो बाहर आ जाता है जहाँ रेमी भी होती है। तभी एल्सा जेरी के पीछे से गन तान देती है और वो गन से जेरी को शूट कर देती है, लेकिन उस गन में गोली नहीं होती है। ये जेरी का एक प्लान होता है। तभी एल्सा को अंदर एक चाकू दिखता है, वो उसे लेने के लिए भागती है। जेरी भी उसके पीछे भागता है और जेरी के आगे एल्सा की नहीं चलती और जेरी एल्सा को मार देता है। इसके बाद जेरी बाहर आता है। अब रेमी उसे देखकर डर जाती है और वो भागने लगती है, लेकिन वो रेमी को पकड़ लेता है और उसे शांत करता है। इसके बाद वो रेमी के साथ एल्सा की बॉडी को दफना देता है और अब यहाँ कई साल बीत जाते हैं। अब हमें यहाँ रेमी को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ी हो चुकी है और वो ज्यादातर यहाँ शांत रहती है। यहाँ जेरी उसे गन चलाना भी सिखाता है और इसी तरह से यहाँ इनके दिन बीत रहे होते हैं। तभी एक रात जेरी रेमी को कुछ देता है। रेमी देखती है कि जेरी ने उसके मॉम की एक स्केच बनाई है और उस स्केच को देखकर रेमी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जेरी उसे शांत करता है और किस करता है, लेकिन रेमी वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो आज भी जेरी से नफरत करती है क्योंकि उसने उसके मॉम डैड को मारा है। यहाँ रेमी के पास एक ऑक्सीजन मास्क है जो उसने आज तक छिपा कर रखा है और अब वो यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना चाहती है। अगली रात ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी जेरी उससे कहता है कि हमें मानव जाति को आगे बढ़ाना होगा। रेमी उसकी ये बात समझ जाती है और उससे मना कर देती है। अब रात में रेमी बाहर बैठी होती है, तभी स्टीव उसके पास आता है। रेमी ने यहाँ अपने मॉम की मौत के बाद स्टीव से भी बात करना बंद कर दिया था। अब वो वापस अपने कमरे में जाती है जहाँ पर उसे जेरी मिलता है। वो देखती है कि उसके हाथों में वही मास्क है जो उसने इतने दिनों से छिपा कर रखा था। जेरी समझ जाता है कि वो यहाँ से भागना चाहती है। वो रेमी पर बहुत चिल्लाता है और वो उसके सामान को जलाने के लिए ले जाता है ताकि वो कभी भी यहाँ से बाहर ना जा पाए, लेकिन रेमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। तभी जेरी उसे धक्का दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। रेमी को जब होश आता है वो खुद को अपने कमरे में पाती है और वो देखती है कि जेरी ने उसके दोनों हाथों को बांध दिया है। वो जेरी को उसके हाथ खोलने को कहती है, लेकिन जेरी उसकी बात नहीं सुनता और रेमी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ स्टीव आ जाता है और अपने वेपन के जरिए जेरी को शूट कर देता है, जिससे जेरी बहुत जख्मी हो जाता है। स्टीव को गन से शूट कर देता है जिससे स्टीव टूट जाता है और इसी दौरान रेमी अपने हाथ खोल लेती है और गन लेकर जेरी के सामने पहुंच जाती है। तभी जेरी उससे कहता है कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकती। तभी रेमी जेरी को शूट कर देती है जिससे जेरी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो जेरी की बॉडी को दफना देती है। अब रेमी यहाँ नहीं रहना चाहती, वो यहाँ से जाने की तैयारी करती है और इसके बाद वो स्टीव को ठीक करती है। इसके बाद वो स्टीव को यहाँ की जिम्मेदारी देकर यहाँ से चली जाती है और इसके बाद वो अपनी मॉम डैड की कवर के पास जाती है। इसके बाद वो उस गुफा में चली जाती है और उस
गुफा में आगे बढ़ जाती है और इस बार उसके पास मास्क होता है जिसकी मदद से वो उस गुफा को पार कर लेती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है जहाँ उसे पहाड़ों चट्टानों के अलावा और कुछ नहीं दिखता और उसे आगे सिर्फ बंजर जमीन दिखती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।